इस चर्चा में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने जो ये स्रोत हैं वे उनकी सोच का पूरा दायरा दिखाते हैं, मतलब जाति व्यवस्था का उनका विश्लेषण, फिर सामाजिक सुधार की ज़रूरत क्यों है, भाषाई राज्यों के गठन पर उनके क्या विचार थे, और हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण पर, सामाजिक न्याय पर और भारतीय राज्य की संरचना कैसी हो, इस पर उनके जो मौलिक विचार थे उनको सामने लाते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन जटिल विचारों के जो मूल तर्क हैं उनको पकड़ें, जैसा इन लेखों में है, और देखें कि आज भी वो कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के विश्लेषण की मुख्य बातें क्या हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं जाति पर उनके तीखे विश्लेषण से। उनका एक मशहूर लेख है कास्ट्स इन इंडिया। उसमें वो एक बड़ी बुनियादी बात कहते हैं कि जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। हाँ, बल्कि ये तो काम करने वालों का ही बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। और इसकी जड़ें वो बताते हैं अंतर्विवाह में है, एंडोगमी में। बिल्कुल। अंतर्विवाह यानी अपने ही समूह, अपनी ही जाति के अंदर शादी करना। हाँ। अम्बेडकर बहुत विस्तार से समझाते हैं कि इस प्रथा को बनाए रखने के लिए समाज ने कैसी कैसी व्यवस्थाएं खड़ी की। जैसे जब किसी समूह में शादी के लायक पुरुष या महिलाओं की संख्या बराबर नहीं होती थी, वो इसे सरप्लस मैन और सरप्लस वुमेन कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब शादी के लिए अतिरिक्त पुरुष या महिलाएं। तो इस अतिरिक्त व्यक्ति को समूह से बाहर शादी करने से रोकने के लिए क्या किया गया? तो सती प्रथा आई, विधवा को पति के साथ जला देना, जबरन विधवापन, मतलब विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती, बाल विवाह, ये सब क्रूर प्रथाएं इसीलिए आईं। तो ये सब तरीके थे अंतर्विवाह को सख्ती से लागू करने के, हाँ। ताकि जाति की हदें बनी रहें। हाँ, उनका विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि ये प्रथाएं सिर्फ कोई अंधविश्वास या अज्ञानता नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग थी, जाति की संरचना को बचाने के लिए। ये पक्का करती थी कि समूह की सीमाएं टूटे नहीं। और यहाँ बात और भी मतलब दिलचस्प हो जाती है। हाँ। अम्बेडकर का कहना है कि जाति कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे हम तोड़ दें, जैसे कोई ईंट की दीवार हो या कंटीले तार। नहीं, बल्कि जाति एक धारणा है, एक नोशन, एक विचार है, मन की एक अवस्था। बिल्कुल। और ये धारणा जिंदा कैसे रहती है? क्योंकि इसे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों की पवित्रता का सहारा मिला हुआ है। इसलिए वो मानते थे कि असली उपाय कोई ऊपरी बदलाव नहीं है, बल्कि शास्त्रों की पवित्रता में जो विश्वास है उसे नष्ट करना है। एकदम सही कहा। और इसीलिए वो जैसे सहभोज हैं या अंतर्जातीय विवाह, इन सुधारों को काफी नहीं मानते थे। उनका तर्क सीधा था कि भाई, जब तक लोग शास्त्रों को जाति व्यवस्था का आधार मानेंगे, उन्हें पवित्र समझेंगे, तब तक जाति तो बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी साथ में खाना खा लो। अच्छा। असली चोट तो जाति के धार्मिक और वैचारिक आधार पर करनी होगी। और वो जो जात पात तोड़क मंडल वाला किस्सा है, वो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। हाँ। मंडल ने उन्हें अपने सालाना सम्मेलन का अध्यक्ष बनने के लिए बुलाया, लेकिन जब अम्बेडकर ने अपना भाषण भेजा जिसमें उन्होंने वेदों और शास्त्रों की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा दिए, तो मंडल ने कहा, भाई ये भाषण तो असहनीय है, और सम्मेलन ही रद्द कर दिया। ये साफ दिखाता है कि जो स्थापित व्यवस्था है वो अपने वैचारिक आधार पर किसी भी चोट का कितना विरोध करती है। यानी अम्बेडकर के लिए जाति का असली किला तो दिमाग में था, जिसे शास्त्रों का सहारा मिला था, और उसी को तोड़ना सबसे जरूरी था। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से पहले क्यों जरूरी है। ये उस वक्त के कई राष्ट्रवादी नेताओं से अलग सोच थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस दौर में ये बड़ी बहस थी कि भाई पहले राजनीतिक आज़ादी मिले या पहले समाज सुधरे। अम्बेडकर का मत बहुत साफ और दृढ़ था कि सामाजिक सुधार पहले होना चाहिए। वो इतिहास से उदाहरण देते हैं। देखिए, यूरोप में मार्टिन लूथर ने पहले धार्मिक सुधार किए, उसी ने राजनीतिक जागृति का रास्ता खोला। इंग्लैंड में प्यूरिटन आंदोलन हुआ, सामाजिक सुधार के साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव पड़ी। शिवाजी के एक राजनीतिक उदय से पहले भी महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, तुकाराम जैसे संतों ने सामाजिक और धार्मिक चेतना जगाई थी। सिखों की राजनीतिक शक्ति भी गुरु नानक के सामाजिक धार्मिक सुधारों के बाद ही बनी। उनका कहना था कि भाई, जब तक समाज जातियों में और ऊंच नीच में बटा हुआ है, जब तक लोगों का मन ही आजाद नहीं है, तब तक सच्ची राजनीतिक स्वतंत्रता या लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनका मानना था कि समाज बदले बिना सच्ची राजनीतिक आजादी या लोकतंत्र मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। वो साफ कहते थे
कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो बिना सामाजिक लोकतंत्र के टिक ही नहीं सकता। जैसे एक विचारक थे फर्डिनेंड लसाल। उन्होंने कहा था कि किसी देश का संविधान तभी टिकता है जब वो समाज में जो असली शक्ति संबंध है उनको दिखाता हो। अंबेडकर का तर्क यही था कि जब तक भारतीय समाज जाति पर आधारित है तब तक कागज पर बना संविधान असली बराबरी और लोकतंत्र ला ही नहीं सकता। राजनीतिक ढांचा तभी काम करेगा जब सामाजिक जमीन तैयार हो। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाषाई राज्यों पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की। ये एक और पेचीदा मुद्दा था जिस पर उन्होंने काफ़ी लिखा, खासकर महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में। ऐसा लगता है कि वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के पक्ष में भी थे और शायद पूरी तरह नहीं भी। हाँ, ये बात सही है। उनका रुख बड़ा संतुलित, बड़ा नपातुला था। वो मानते थे कि हाँ, एक भाषा बोलने वाले लोगों का राज्य हो तो उसमें लोकतंत्र बेहतर चल सकता है। लोगों में आपसी समझ ज्यादा होती है, अपनेपन का भाव होता है। लेकिन उन्हें एक बड़ा डर भी था। वो डर था राष्ट्रीय एकता का। अच्छा, किस तरह का डर? उन्हें चिंता थी कि अगर हर भाषाई समूह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य पर बहुत ज्यादा गर्व करने लगा तो ये भावना धीरे धीरे कहीं अलग राष्ट्रीयता की भावना न बन जाए। इससे भारत की एकता को खतरा हो सकता है। तो इस दुविधा का उन्होंने क्या हल सुझाया? मतलब उनके प्रस्ताव क्या थे? हाँ, तो उन्होंने कुछ ठोस सुझाव दिए। पहला तो ये कि बड़े राज्यों को छोटा किया जाए, खासकर उत्तर भारत के जो विशाल हिंदी भाषी राज्य थे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। उन्होंने यूपी को 3 हिस्सों में, बिहार को 2 में और मध्य प्रदेश को 2 राज्यों में बांटने का सुझाव दिया था। अच्छा। इसी तरह महाराष्ट्र को भी 3 हिस्सों में बांटने की बात कही। उनका तर्क था कि छोटे राज्य प्रशासनिक रूप से बेहतर चलेंगे और वहां बहुमत जो है वो अल्पसंख्यकों पर ज्यादती नहीं कर पाएगा, इसका खतरा कम होगा। हमारे स्रोतों में नक्शे भी हैं, मैप्स 2, 3, 4, 5, जो ये प्रस्तावित बंटवारे दिखाते हैं। और उनकी एक बहुत अहम शर्त भी थी, है ना, कि केंद्र और राज्यों की आधिकारिक भाषा एक ही होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। उन्होंने कहा कि या तो हिंदी पूरे देश की आधिकारिक भाषा बने या फिर जब तक देश इसके लिए तैयार नहीं होता तब तक अंग्रेजी ही केंद्र और राज्यों दोनों की राजभाषा रहे। उन्हें डर था कि अगर राज्यों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दे दिया तो हर राज्य अपनी अलग पहचान को और मजबूत करेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता कहीं न कहीं कमजोर होगी। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण के बीच जो एक असंतुलन बढ़ रहा था उस पर भी उनकी नजर थी। बिल्कुल। उन्होंने साफ देखा कि उत्तर भारत के राज्य जैसे यूपी, जिसकी आबादी तब 6 करोड़ से ज्यादा थी, वो जनसंख्या में और राजनीतिक प्रभाव में दक्षिण के छोटे राज्यों जैसे केरल, जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से भी कम थी, उन पर हावी हो सकते हैं। मैप 1 इसी बंटवारे को दिखाता है। तो इस असंतुलन को कम करने के लिए और दक्षिण के लोगों में अपनेपन की भावना बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़ा अनोखा सुझाव दिया था कि हैदराबाद शहर को भारत की दूसरी राजधानी बना दिया जाए। दूसरी राजधानी? हाँ, इससे शक्ति का विकेंद्रीकरण होता और उत्तर दक्षिण का तनाव भी कम होता। इसी संदर्भ में वो बॉम्बे, अब मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने का जो विवाद था, वो भी आता है। इस पर अंबेडकर के क्या विचार थे? क्योंकि कई गैर मराठी समूह इसके खिलाफ थे। हाँ, बम्बई को लेकर तो काफी खींचतान थी। गुजराती व्यापारी समुदाय और कुछ दूसरे लोगों का तर्क था कि भाई, बम्बई ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। शहर में मराठी बोलने वाले बहुमत में भी नहीं है, करीब 40% ही थे। बम्बई तो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जिसका विकास गुजरातियों के व्यापार और उद्योग से हुआ है, जबकि मराठी लोग तो ज्यादातर मजदूर या क्लर्क रहे हैं। तो इसे महाराष्ट्र क्यों ने इसे अलग रखें या केंद्र शासित प्रदेश बनाएं? तो अंबेडकर ने इन दलीलों का जवाब कैसे दिया? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इन सारे तर्कों को एक एक करके काटा। इतिहास वाली दलील पर कहा कि भाई, भारत में जीत के बावजूद वैसा सांस्कृतिक विलय, एसिमिलेशन नहीं हुआ जैसा यूरोप में हुआ, इसलिए पुराना इतिहास कोई निर्णायक चीज नहीं है। भूगोल के तर्क को गलत बताया, कहा बम्बई तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र से जुड़ा है। जनसंख्या पर कहा कि अगर पूरे देश से लोगों को बम्बई में बसने दिया गया तो इसमें मराठियों का क्या दोष है। और सबसे अहम बात, उन्होंने सवाल पूछा कि अगर कलकत्ता पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो सकता है, मद्रास तमिलनाडु का हिस्सा हो सकता है, जबकि वो भी तो बहुभाषी शहर हैं, तो फिर बंबई महाराष्ट्र का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने इस विचार को भी नकारा कि व्यापारिक हितों को राजनीतिक और भौगोलिक दावों से ऊपर रखा जाना चाहिए। तो ये सिर्फ बंबई का ही मुद्दा नहीं था उनके लिए, ये उनकी राष्ट्रीय एकता और राज्यों के बीच संतुलन की जो बड़ी सोच थी उसका हिस्सा था।
निश्चित रूप से अंबेडकर के लिए ये एक बड़े सिद्धांत का मामला था। राज्यों के बीच बराबरी हो, राष्ट्रीय एकता सबसे ऊपर रहे और एक मजबूत संघ के अंदर शक्ति संतुलन और नियंत्रण चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें। उनका मानना था कि भाषाई राज्य तभी सफल हो सकते हैं जब वे राष्ट्रीय एकता के बड़े लक्ष्य के अधीन हों और उनमें अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा हो। मतलब भाषाई राज्यों को लेकर उनकी सोच में लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। चलिए, अब उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों और प्रतिनिधित्व पर जो विचार थे उनकी बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर अनुसूचित जातियों, जिन्हें तब दलित वर्ग कहा जाता था, के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। साउथबरो कमिटी 1919 के सामने उनकी गवाही और 1947 में संविधान सभा को दिया गया उनका ज्ञापन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाँ, वे भारत जैसे समाज में जहां बहुमत स्थायी रूप से धार्मिक या जातीय आधार पर बनता है, वहां साधारण बहुमत के शासन, सिंपल मेजॉरिटी रूल के गंभीर आलोचक थे। उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में बहुमत का शासन अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का शासन बन सकता है। इसीलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को, खासकर अनुसूचित जातियों को वास्तविक सुरक्षा देने के लिए कई संवैधानिक उपाय सुझाए। क्या थे वो मुख्य उपाय? कुछ खास बातें? देखिए, शुरुआत में 1919 में साउथबरो कमेटी के सामने उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जोरदार मांग की थी। पृथक निर्वाचक मंडल, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल अनुसूचित जाति के मतदाता ही अपने समुदाय के प्रतिनिधि को वोट दे सकें। उनका तर्क था कि अगर संयुक्त निर्वाचक मंडल हुआ जिसमें सब मिलकर वोट डालते हैं, तो भले ही सीटें आरक्षित हों, जैसा बाद में पूना पैक्ट के तहत हुआ, अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण आखिरकार बहुसंख्यक समुदाय ही अपनी पसंद के नरम अल्पसंख्यक उम्मीदवार को जितवा देगा। अच्छा। और वो उम्मीदवार असल में अल्पसंख्यकों के हितों की नुमाइंदगी नहीं करेगा। उन्होंने प्रतिनिधित्व में वेटेज की भी वकालत की, मतलब जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा सीटें मिलें, खासकर उन प्रांतों में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। पर शर्त यह थी कि ये किसी दूसरे अल्पसंख्यक समूह की सीटों की कीमत पर ना हो। और फिर 1947 का जो ज्ञापन था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, उसमें उन्होंने और भी ठोस प्रस्ताव रखे। हाँ, उसमें वो और भी आगे गए। एक प्रमुख सुझाव था गैर संसदीय कार्यपालिका का, नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ये कुछ अमेरिकी प्रणाली जैसा था। मतलब ये कि कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका द्वारा चुनी तो जाए, पर अपने कार्यकाल के दौरान विधायिका के प्रति सीधे जवाबदेह ना हो और विधायिका उसे आसानी से हटा ना सके। और इस कार्यपालिका में अल्पसंख्यकों का, खासकर अनुसूचित जातियों और मुसलमानों का निश्चित आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, ये पक्का करने की बात थी। लिए खास कानून का भी प्रस्ताव था। और एक बहुत ही क्रांतिकारी, शायद सबसे ज्यादा चर्चित प्रस्ताव था उनका राज्य समाजवाद का। हाँ। स्टेट सोशलिज्म। हाँ। इसका क्या मतलब था और इसे वो संविधान में ही क्यों शामिल करना चाहते थे? हाँ, राज्य समाजवाद। उनका प्रस्ताव था कि देश के जो मुख्य और बुनियादी उद्योग हैं, की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, और जो कृषि भूमि है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मतलब उन्हें सरकार के स्वामित्व में ले लिया जाए। बीमा क्षेत्र का भी राष्ट्रीयकरण हो और हर नागरिक के लिए बीमा अनिवार्य हो। इसके पीछे तर्क दोहरा था। पहला, ये राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने का एक तरीका था। अंबेडकर का मानना था कि निजी पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा ही दलितों और गरीबों के आर्थिक शोषण का मूल कारण है। राष्ट्रीयकरण से ये शोषण खत्म होगा और संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा मुमकिन होगा। और दूसरा तर्क? दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वे चाहते थे कि इन आर्थिक व्यवस्थाओं को संविधान का हिस्सा बना दिया जाए, उन्हें संवैधानिक कानून का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसे संविधान का हिस्सा क्यों बनाना चाहते थे? सिर्फ कानून बनाकर लागू क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो जानते थे कि इस संसदीय लोकतंत्र में सरकारें तो बहुमत से बनती बिगड़ती रहती हैं। अगर राज्य समाजवाद को साधारण कानून के जरिए लागू किया गया तो भविष्य में कोई दूसरी सरकार आएगी, बहुमत के बल पर उसे आसानी से बदल देगी। अंबेडकर आर्थिक संरचना को राजनीतिक उतार चढ़ाव और बहुमत की मर्जी से सुरक्षित रखना चाहते थे। इसे संवैधानिक प्रावधान बनाकर वो इसे एक स्थायी और बुनियादी अधिकार का दर्जा देना चाहते थे, जिसे बदलना लगभग नामुमकिन हो। तो ये एक तरह से आर्थिक न्याय को संवैधानिक गारंटी देने का प्रयास था, ताकि वो राजनीतिक हवाओं के साथ बदल ना जाए।
आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की कुछ अहम कड़ियों को समझने की कोशिश की। जाति की जड़ों पर और उसके धार्मिक आधारों पर उनकी गहरी चोट, राज्य पुनर्गठन में लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने की उनकी कोशिश, और हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक उपायों पर उनका जोर। वाकई उनके विश्लेषण की गहराई और भविष्य को देखने की जो क्षमता थी वो प्रभावित करती है। वो जिन सवालों से उस समय जूझ रहे थे कि भाई सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता में संतुलन कैसे हो, इतने विविध समाज में अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे सुरक्षित हों, समाज की असलियत और राजनीतिक व्यवस्था के बीच क्या रिश्ता है, ये सारे सवाल आज भी उतने ही, बल्कि कह सकते हैं कि शायद और भी ज्यादा जटिल रूप में हमारे सामने खड़े हैं। और जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के निष्कर्ष से आता है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अधिकार जो हैं वो सिर्फ कानूनों से सुरक्षित नहीं होते। हाँ, वे कहते हैं अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं, बल्कि समाज की सामाजिक और नैतिक चेतना द्वारा सुरक्षित होते हैं। अगर समाज का ज़मीर, समाज की चेतना उन अधिकारों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई भी संविधान हो, कोई भी संसद हो, कोई भी अदालत हो, उन्हें ज़मीन पर हकीकत नहीं बना सकती। आज की चुनौतियों के संदर्भ में इस बात के क्या मायने हैं, इस पर ज़रूर सोचा जा सकता है।